तो बांकीपुर में मतदान के बाद परिणाम क्या हो सकता है? हर किसी के जहन में यह सवाल है कि बांकीपुर में आखिर जीत किसकी होने जा रही है। कौन विजेता होगा बांकीपुर से? प्रशांत किशोर किस नंबर पर रहेंगे? बीजेपी के कैंडिडेट का क्या हाल होगा? रेखा गुप्ता कितना वोट लेकर आएंगी? देखिए, आज हम लोग बातचीत करेंगे इसी पर, खास तौर पर चर्चा करेंगे कि बांकीपुर में जबरदस्त वोट किसको पड़ा है, किन किन जातियों ने सबसे ज्यादा इस मतदान में हिस्सा लिया है और किसकी जीत सबसे ज्यादा नजदीक नजर आ रही है। देखिए, हम ग्राउंड पर लगातार रहे, लोगों से हमने बातचीत की, साथ ही साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से समझते भी रहे कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। आज एक बार फिर से हम मतदान के बाद चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परिणाम क्या हो सकता है, एक अनुमान पर बात होगी। हमारे साथ प्रदीप झा सर मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पिता। सर, क्योंकि हर किसी के अंदर एक एक्साइटमेंट है ये समझने के लिए कि बांकीपुर का जो है क्या भविष्य है। मतलब अब भविष्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेहरे बांकीपुर में दिखे जो कभी नहीं दिखते थे। बहुत अलग माहौल था इस बार। क्या लगता है कि इस बार का जो मतदान था किस तरह से था, जनता का मूड क्या था? देखिए अर्पिता, ये विधानसभा चुनाव 1990 और 95 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था पटना पश्चिम विधानसभा का, उसके बाद सबसे ज्यादा तनावपूर्ण चुनाव रहा ये। बिल्कुल। आप कहेंगे क्यों? तो 90 और 95 में यहाँ से उम्मीदवार हुआ करते थे रामानंद यादव, ठीक है, जो कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। और एक वो दौर था अर्पिता पटना में जब रामानंद यादव की एक अलग प्रकार की पहचान हुआ करती थी, जो वर्तमान में फतुहा से विधायक हैं, ठीक है। तो निर्दलीय 85 और 90 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रामानंद यादव चुनाव जीते थे और रामकृपाल यादव को हराया था इसी विधानसभा सीट पटना पश्चिम से। रामानंद यादव ने आरजेडी के जबकि जनता दल के उम्मीदवार थे रामकृपाल यादव, और रामानंद यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनको हराए थे, ठीक है। 95 में फिर रामानंद यादव ने नवीन सिन्हा से चुनाव हार गए थे, तब जब वो जनता दल के उम्मीदवार थे, यानी लालू यादव की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामानंद यादव भी चुनाव हार गए थे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रामानंद यादव चुनाव जीते थे। मतलब अब संकेत समझिए आप क्या है, ठीक है, कि 90 में 85 में रामानंद यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन 95 में जब वो लालू यादव के उम्मीदवार के रूप में लड़ते हैं, लालू यादव की पार्टी से लड़ते हैं और जनता दल के टिकट पर लड़ते हैं, तो वो चुनाव हार जाते हैं। यानी 2026 का जो उपचुनाव है इतना हंगामेदार रहा जैसा आपको 90 से पहले 90 के बाद कभी दिखा नहीं, 95 के बाद कभी नहीं दिखा। उसके कई कारण रहे। उसका सबसे पहला कारण रहा कि इस चुनाव क्षेत्र से प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी अपने आप को उम्मीदवार बनाकर ले आए। दूसरा, ये वो विधानसभा चुनाव था दोस्त अर्पिता जब इस विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार तो लड़ रहे थे, रेखा गुप्ता लड़ रही थी और चुनाव प्रभारी रामानंद यादव थे। रामानंद यादव चुनाव प्रभारी थे, लेकिन तेजस्वी यादव गायब थे, उसका असर दिखा और प्रशांत किशोर मैदान में थे। तो ये चुनाव कई रंग बदला है। जब नामांकन हुआ तो लगा कि प्रशांत किशोर माने कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं यहाँ बांकीपुर में, लेकिन उनके करिश्मा को एक ताकत मिल गया तब जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बदल गया। अभिषेक बंटी का जब टिकट माने एक तरह से बीजेपी ने वापस ले लिया, जब कुछ मामले निकल कर आए अभिषेक बंटी के खिलाफ तो बीजेपी डर गई, डर कर बीजेपी जो है उम्मीदवार बदल दिया। तो लोगों को लगा कि अब बीजेपी के लिए ये रास्ता आसान हो गया जब उम्मीदवार बदल गया तो। लेकिन बीजेपी जिसे कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो वही स्थिति बीजेपी की हो गई कि गए थे 24 से 26 बनने, लेकिन दुबे बन के लौट गए। यही बीजेपी पर लागू हो गया। बीजेपी अभिषेक बंटी के बदले जब नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर लाई तो लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपने उम्मीदवार का मुंह बंद कर रहे हैं कि जिससे कि इस उम्मीदवार के मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे कि मतदाता भाग जाए। और इस बात को लोगों ने काफी नोटिस किया। लोगों ने मतलब एक कैंडिडेट के प्रति जो एक लोगों का उत्साह होता है, बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर लोग कह रहे थे कि भैया ये कैसा कैंडिडेट बीजेपी ने चुन लिया है जो जबान से 2 लफ्ज नहीं बोल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर कुछ तो हुआ होगा। पूरा असर हुआ है कि बहुत सारे बीजेपी के परमानेंट वोटर्स
जो लगातार 30 साल 35 साल से लगातार बीजेपी को वोट देते आ रहे थे, उन लोगों ने भी इस बार बीजेपी को कुछ बड़ी संख्या है उसकी वोट ठीक नहीं दिया है। बीजेपी को वोट नहीं दिया है। मतलब केवल बीजेपी इस का कारण आप से कह रहे हैं कि सिर्फ डमी कैंडिडेट का जो एक मूवमेंट चला उसकी वजह से नीरज सिन्हा को बड़ी संख्या में उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया जो बीजेपी के परमानेंट वोटर माने जाते हैं। परमानेंट वोटर जो अच्छा। अस्थाई, जो 30 साल 35 साल से लगातार बीजेपी को वोट देता रहा है, उसने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया। एक कारण हुआ। दूसरा कारण बता रहा हूं मैं, एक और अंतर पड़ा है बीजेपी को, जहां नुकसान हुआ है वो है कि सवर्ण वोटों में, ठीक है, पर्टिकुलरली प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण जाति से आते हैं और पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब कोई ब्राह्मण उम्मीदवार था यहाँ। और बांकीपुर में सही है कि बांकीपुर में बहुत बड़ी संख्या नहीं है ब्राह्मणों की, लेकिन एक संख्या है ब्राह्मणों ने मतलब कुछ वोट दिया है पीके को। तो निश्चित रूप से जाति का उम्मीदवार होने के कारण प्रशांत किशोर को ब्राह्मणों को वोट मिला, जो कि लगातार आप कह सकती हैं कि 95 के विधानसभा चुनाव के बाद से 95 तक ब्राह्मण कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। 95 के बाद हर चुनाव में ब्राह्मण जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के उम्मीदवारी, भरत तिवारी इनकाउंटर, ऐसे मुद्दों के कारण कुछ ब्राह्मणों का वोट बीजेपी का कटा और वो वोट कटकर प्रशांत किशोर को मिला है। मतलब बैकफुट पर बीजेपी आई है। हाँ, निश्चित रूप से आई है। इसके बाद जो अंतर आया है वो देखिए आप। इसके बाद शुरू में लगा कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी के मुकाबले एकमात्र उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। आरजेडी मुकाबले से बाहर दिखी, तो लोगों को लगा कि मुसलमान जो बांकीपुर में है वो पूरे के पूरे मुसलमान इस बार प्रशांत किशोर के साथ शिफ्ट करेंगे। पर हुआ नहीं ऐसा। लेकिन ऐसा दिखा नहीं आज। दिखा कि मुसलमान आज भी जो है आरजेडी को ही अपना दोस्त नंबर 1 मानता है। क्यों? उसके भी कारण थे। मुसलमानों ने भी बताया जब वोट डालकर निकले वो, तो उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदुओं का वोट, अकेले मुसलमान के वोट से तो कोई पार्टी जीतेगा नहीं, प्रशांत किशोर जीतेंगे नहीं। तो जो पार्टी हिंदुओं का ज्यादा वोट काट रही थी उधर मुसलमान गया है। क्योंकि मुसलमानों के लिए पहली प्राथमिकता क्या है? मुसलमान के लिए ये प्राथमिकता नहीं है कि प्रशांत किशोर जीत जाए कि तेजस्वी यादव जीत जाए। कई ऐसे चुनाव हैं जहां आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ मुसलमानों ने वोट किया है बिहार में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का उपचुनाव हो। कई चुनाव में मुसलमानों ने आरजेडी के खिलाफ वोट दिया। लेकिन मुसलमान की पहली प्राथमिकता होती है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर हारनी चाहिए। तो मुसलमानों को अंतिम समय में लगा, उसमें मदद किया तेजस्वी यादव का अंतिम 2 दिन का रोड शो ने। अगर तेजस्वी यादव अंतिम 2 दिन रोड शो नहीं किए होते तो मुसलमान वोट शिफ्ट कर रहा था प्रशांत किशोर के साथ। मतलब जो अनुमान हम लोग लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव 2 दिन आकर सारा खेल पीके का बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ दिया। हाँ, पीके का खेल बिगड़ा है तेजस्वी यादव से, कई कारणों से बिगड़ा है, लेकिन एक कारण तेजस्वी यादव भी रहे। तेजस्वी यादव यदि अंतिम 2 दिन रोड शो नहीं किए होते तो यकीन मानिए कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता आरजेडी के उम्मीदवार को। पूरा वोट पीके, मतलब पूरा ज्यादातर ले जाते वो पीके को मिलता। अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव के मैदान में आने के बाद जब यादवों ने आरजेडी के पक्ष में गोलबंदी शुरू की, लगा कि यहाँ तेली जाति का वोट जो है रेखा गुप्ता के पक्ष में जा रहा है, तब मुसलमानों को यह भरोसा हुआ कि नहीं, बीजेपी का मुकाबला प्रशांत किशोर के बदले आरजेडी से है। तो मुसलमान वोटों के लिए तो मैंने बताया ही, मुसलमान के लिए पहली प्राथमिकता है कि एट एनी कॉस्ट दे वांट टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, तो बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी लगा, उनको लगा मुसलमानों की मुकाबला आरजेडी से है, इसीलिए अंतिम समय में मुसलमानों ने आरजेडी को वोट दिया है। यादव का वोट पूरा किधर गया? नहीं, यादवों का देखिए, इस एरिया में 20% यादव ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। अच्छा। क्योंकि पटना भारतीय जनता पार्टी का घर है, उनमें टूट नहीं पड़ी है। नहीं, 20%, मैं तो बता रहा हूँ। उसके बाद तो 80% है ना, 10% प्रशांत किशोर को गया, लेकिन 20% बीजेपी को भी गया है और 70% आप कह सकते हैं यादवों का वोट आज भी आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और ये जो दलित महादलित जातियां हैं, इनका भी अच्छा खासा वोट है। देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा ये वो चीज, बिहार की राजनीति बांकीपुर से अलग नहीं है। बांकीपुर बिहार का अंग है, ठीक है। बिहार की राजनीति विगत 30-35 वर्षों से, 35 वर्षों से कह लीजिए, अब 90 से लेकर ये 2026 है, लगातार बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वोट बंटवारे का, वो रहा है कि या तो आप लालू यादव के समर्थन में है या लालू यादव के विरोध में है।
तो ठीक है, दलित महादलित विरोध में दिखा। नहीं इसको बता रहे हैं। और दूसरा आधार रहा है कि या तो आप भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा के विरोध में हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मुस्लिम मतदाता भाजपा के विरोध में है या तो मतदाता बीजेपी के विरोध में है, तो आरजेडी को वोट दिया। अब जो आरजेडी के विरोध का वोटर है, वो वोटर जो माई समीकरण से डरने वाले लोग हैं, तो माई समीकरण से कौन डरता है? अब बताइए बिहार में कौन डरता है माई समीकरण से? माई समीकरण से सवर्ण नहीं डरता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं भी आप देखिए ना, बिहार में जाइए, किसी भी एरिया में जाइए, विधानसभा लोकसभा में, ये फॉरवर्ड सीट पर भी डरने वाला कॉन्सेप्ट और आज भी है भाई। बांकीपुर वो इलाका है अर्पिता जहाँ सरकार नहीं सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन स्थानीय विधायक तो होगा ना। एक सबसे बड़ी बात फैक्टर क्या होता है ना, कि मैंने बताया 35 साल से या तो लालू के समर्थन में है या लालू यादव के विरोध में है। ये आधार है मतदान का कि किसी भी कीमत पर आरजेडी नहीं जीते, इस आधार पर लोग पोल करते हैं। तो इसमें कौन है? गली गली घूम रहे थे दलितों के बीच में, इतना उन्होंने सभा की, इतनी रैलियां की, उसका असर आप कहते हैं कि नहीं हुआ है? देखिए प्रशांत किशोर का असर हुआ होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के असर को देखिए, किसी भी चुनाव में केवल मुद्दे तय नहीं करते चुनाव का परिणाम, मुद्दों के साथ साथ संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं की फौज, ठीक है। मतलब लास्ट मोमेंट में पीके संभाल नहीं पाए, उनके पास कारण है उनके मुद्दे ठीक थे, मुद्दे अच्छे हैं, आज भी वो मुद्दे रिलेवेंट है बिहार के लिए। प्रशांत किशोर का मुद्दा क्या है? प्रशांत किशोर का मुद्दा है कि जाति के आधार पर नहीं सोचो, बल्कि बिहार को बनाने के बारे में सोचो। सही है, लेकिन प्रशांत किशोर की बातों पर लोगों को पोल कौन करवाएगा? अब प्रशांत किशोर के साथ घूमने वाले जो कार्यकर्ता है, वो सिवान के हैं, वो दरभंगा के हैं, वो किशनगंज का है, वो कटिहार का है, ठीक है, वो पूर्णिया का है, वो भागलपुर का है, कोई भभुआ का है, कोई सासाराम का है। तो बताइए वो कार्यकर्ता वोटर है? और वो कार्यकर्ता वोट कहां से दिलवा पाएंगे? स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है उनके पास। कहने का मतलब ये है कि पोलिंग बूथ तक वोटर्स को ले जाने का काम, जिस तरह से बीजेपी के पास अच्छा खासा संगठन है या आरजेडी के पास संगठन है, उस संगठन की कमी भी कहीं ना कहीं पीके को भारी पड़ी है। नहीं ऐसा समझिए आप, देखिए बीजेपी के पास संगठन है, भाजपाई संगठन है, बीजेपी का संगठन है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है, कोई जाति का नहीं है, पार्टी का संगठन है बीजेपी का। पटना में आप बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, अब देखिए हर वार्ड में बीजेपी का आपको मिल जाएगा, कोई बूथ अध्यक्ष होगा, कोई वार्ड अध्यक्ष होगा, कोई मंडल अध्यक्ष होगा, कोई मंडल का पदाधिकारी होगा। तो सर इससे तो बीजेपी सुनिए ना, और आरजेडी का भी संगठन है, आरजेडी का संगठन जाति के आधार पर है। ठीक है, नहीं मेरा सवाल ये कि मान लेते हैं ये सब सही बात है, देश भर में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, लेकिन अगर यही आधार मान के चले तब तो फिर बीजेपी की हार का कोई कारण बचेगा ही नहीं, बीजेपी हारी है नहीं, ऐसे थोड़े नहीं हारी है। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि बांकीपुर में जो प्रशांत किशोर बार बार बिहार की बात कर रहे थे कि इस बार जो है एक सीट से सरकार नहीं बदलेगी, आप एक मौका दीजिए, उसका असर बांकीपुर में मतलब नहीं हुआ है, आप ये मान के चल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ असर हुआ, तभी तो उनको जो भी वोट मिल रहा है वो तो प्रशांत किशोर के असर के कारण ही है। मुद्दों का असर हुआ है, लेकिन उन मुद्दों को चुनाव जीतने लायक बनाना ये महत्वपूर्ण है ना। आप देखिए वोट लेना, वोट तो मान लीजिए किसी को 1000 मिलेगा, किसी को 1 लाख मिलेगा, या ये विधानसभा चुनाव है, 1 लाख पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी कैंडिडेट के लिए। पिछली बार नितिन नवीन पहुंचे थे लाख पार के आसपास, लेकिन नीरज सिन्हा लाख नहीं पार पहुंचेंगे। लेकिन एक बात तय है कि विधानसभा चुनाव में तो हजारों का मामला होता है, लाखों का मामला तो होता नहीं। ठीक है सर, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें सवर्णों की बात करें तो सवर्णों में अच्छा खासा वोट बीजेपी का जो है, खास तौर पर ब्राह्मणों का वोट टूटा कुछ और वो पीके की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं यादवों के वोट में कुछ परसेंटेज बीजेपी को पड़ा, कुछ पीके को पड़ा, और ज्यादा वोट जो है राजद कैंडिडेट को पड़ा, रेखा गुप्ता को पड़ा। मुस्लिम का वोट भी अच्छा खासा जो है तेजस्वी यादव ले गए, पीके चाहते हुए भी उस वोट को नहीं एकजुट कर पाए। अब आप बात कर लीजिए जो दलित महादलित है, ये वोट भी बीजेपी की तरफ गया। ये सारा जो हमें पैटर्न दिख रहा है यही बता रहा है कि फिर बीजेपी आगे चल रही, बीजेपी 3-4 फैक्टर है। नहीं मैं पहला दूसरा तीसरा नंबर आपसे जानना चाहूंगी। मैं सब बता रहा हूँ बारी बारी से। देखिए जहां तक आपने शुरुआत किया सवर्णों से, तो सवर्णों में मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राह्मणों का लगभग 30 to 40% वोट काटा है प्रशांत किशोर ने। ठीक है, उनको मिला, शेष बीजेपी को मिला। भूमिहार जाति का 80% वोट बीजेपी को मिला है, 20% में बंटवारा है। ठीक है, राजपूत जाति का 70-80% वोट बीजेपी को मिला है। ठीक है, अगर आप कास्ट, चूंकि बीजेपी का उम्मीदवार कास्ट है, नितिन नवीन कास्ट है, ठीक है, तो कास्टों के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। पटना के शहरी इलाकों में
कभी ऐसा हुआ करता था कि पटना में बीजेपी के दो उम्मीदवार हुआ करते थे, कुम्हरार से भी और बांकीपुर से भी कास्ट जाति के। पिछली बार कुम्हरार विधानसभा सीट अरुण सिन्हा के बदले बीजेपी ने संजय गुप्ता को लड़ाया, यानी पटना शहर में बीजेपी का कास्ट उम्मीदवार केवल एक नीरज सिन्हा बच गए। बीजेपी कहती है ना कि हम कुत्ता और बिल्ली के गले में भी घंटी बांध देंगे तो वो जीत जाएगा, तो इसी कारण से बीजेपी कहती है। तो ये स्थिति रही कास्ट के मामले में कि कास्टों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नीरज सिन्हा के पक्ष में पूरी गोलबंदी रही। ठीक है, अब ये अलग विषय है कि कास्टों की वोटिंग कैपेसिटी कितनी है। वोटिंग कैपेसिटी संख्या के अनुसार कम है, उनका होता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा माइग्रेट कर जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे रहते हैं, कहीं रहते हैं, वोटिंग चुनाव के दिन भी वो टीवी देखना पसंद करते हैं, पोलिंग बूथ पे कम जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कारण, लेकिन संख्या तो है उनकी। उसके बाद आई ओबीसी में। ओबीसी में यादवों का मैंने बताया आपको 70% आरजेडी के पास है। कुशवाहा कुर्मी ने सबसे ज्यादा खेल किया है। पहले लगा कि नीतीश कुमार का फैक्टर कुर्मी आरजेडी के साथ जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोटों में जबरदस्त विभाजन हुआ था, आरजेडी को बहुत बड़ा वोट मिला था कुर्मी जाति का। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के अपील के बाद कुर्मी जाति का वोट एक वोट बीजेपी को गया है। कुशवाहा जाति, चूंकि जितना प्रशांत किशोर सवर्ण कर रहे थे, भरत तिवारी इनकाउंटर कर रहे थे, उतना सम्राट चौधरी का फैक्टर कुशवाहा जाति का बहुत बड़ी संख्या है, वो एकजुट हुआ है और कुशवाहा जाति ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोट किया है। चंद्रवंशी कहार जाति का बहुत अच्छा वोट है यहाँ, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा सोनार का, ठठेरा का, ऐसी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कलवार जाति है वैश्य वर्ग में, इन सब की अच्छी संख्या है। मारवाड़ी है, पंजाबी है, सिंधी है, जो व्यवसायी वर्ग है, भले ही थोड़े संख्या में है, संख्या कम है, किसी के 500 वोट है, किसी के पास 1000 वोट है, किसी के पास 1200 वोट है, लेकिन ये सब वोट आरजेडी के खिलाफ वोट है। बीजेपी को नहीं, बीजेपी का वोटर कम है, ये आरजेडी के खिलाफ का वोट है। मैंने बताया ना कि 15 साल लालू राबड़ी का शासनकाल का दहशत जो है आज भी व्यापारी वर्ग पर है। सीट पर भी वो दहशत का अरे रहेगा ही ना। प्रचार कौन कर रहा है? रामानंद यादव। अच्छा। प्रचार कौन कर रहा है? गुड़िया टोली के लोग प्रचार कर रहे हैं, तो उसका असर नहीं होगा। तेजस्वी यादव जब रोड शो करते हैं, तो तेजस्वी यादव के रोड शो से बीजेपी का वोट कंसोलिडेट नहीं होता है। वो वोटर जो कल तक प्रशांत किशोर को वोट देने वाला था, तेजस्वी यादव के रोड शो के बाद बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो गया। तो ये ऐसा कैसे नहीं होगा? तेजस्वी यादव अगर चुनाव प्रचार नहीं किए होते तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की स्थिति आरजेडी के उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा बेहतर होती। मतलब अब सब स्पष्ट हो गया कि आपकी बातचीत से जो समीकरण आप बता रहे हैं कि पहले बीजेपी का मार्जिन घटेगा। पहले नंबर पर मतलब बीजेपी मानकर चलिए, पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर आरजेडी और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर। आपके अनुसार यही पोलिंग बता रहा है कि जो मतदान हुआ है उसका यही परसेंटेज जो है निकलकर सामने आएगा कि फर्स्ट बीजेपी, सेकंड जो है आरजेडी, थर्ड नंबर पर प्रशांत किशोर रहने वाले हैं। यह अनुमान आपने लगाया है, जो तमाम समीकरण आपने दिए। मैं आखिरी सवाल लूंगी पूरी बातचीत का। आपको क्या लगता है कि मतलब बांकीपुर में जो एक मुद्दा बन रहा था कि नितिन नवीन जो कि यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसका भी असर रहा है या ये सब कुछ जातियों का ही खेल था? नहीं, नितिन नवीन कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, एक बात है कि नितिन नवीन सज्जन आदमी है, इसमें कोई दो मत नहीं। बीजेपी इसी आधार पर वोट मांग रही थी ना कि भैया बहुत अच्छा हुआ बीजेपी के लिए कि बांकीपुर का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, देखिए ये फायदा बीजेपी को किया कि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में फायदा हुआ बीजेपी को, ठीक है, कि हम एक बूथ लेवल कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना देते हैं, ठीक है, एक गरीब कार्यकर्ता को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है, और एक साधारण एमएलए जिसके पिता मंत्री भी नहीं बन सके और मंत्री नहीं बन सके, इसी के सदमे से बेचारे चले गए, उसके बेटा को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। तो ये जो फैक्टर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। आपने देखा कि अभिषेक बंटी जिस उम्मीदवार से टिकट देकर वापस ले लिया बीजेपी ने, उस अभिषेक बंटी ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, प्रचार तो खूब किया, ठीक है। तो अब आप कल्पना कीजिए, तो इस चीज का असर तो पड़ता ही है ना। करेक्ट है। और चूंकि बीजेपी संगठन आधारित राजनीतिक दल है, उसके कार्यकर्ता, उसका मंडल अध्यक्ष, उसका बूथ अध्यक्ष, उसका पन्ना प्रमुख सब आम जनता से जुड़ा हुआ है, वोटर से जुड़ा हुआ है, तो उसका असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल। चलिए सर, कुल बातचीत से ये मतलब अनुमान एक लग चुका है
कि बांकीपुर बीजेपी जीत रही है। प्रदीप झा सर ने जो अपना विश्लेषण दिया है उसके अनुसार कहा जाए तो बांकीपुर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। दूसरे नंबर पर राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और तीसरे नंबर पर जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर रहने वाले हैं। देखिए, मतदान के बाद जो मतगणना होनी अभी बाकी है, मतगणना के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या बांकीपुर का परिणाम है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। फिलहाल आप भी अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।